यूपी पीसीएस 2026 के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और इसकी एक बेसिक जानकारी मैंने प्रीवियस एक वीडियो में आपको दे दी थी कि कितने उसके पैसे लगेंगे, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, करेक्शन कब तक होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कुछ ऐसी पोस्टें भी हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं है और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, तो कंपटीशन उतना नहीं रहता जितना जनरल ग्रेजुएशन वाले में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसडीएम के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आपने बीटेक किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप एसडीएम के लिए एलिजिबल हैं। तो यहां पर स्पेसिफिक कोई डिग्री नहीं मांगी गई है और एसडीएम सबसे टॉप रैंक वालों को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं जैसे डीआईओएस, जिसको हम एडीआईओएस बोलते हैं, बीएसए बोलते हैं, तो इनके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी गई है। ठीक है, जिला कार्यक्रम अधिकारी होता है जिसको डीपीओ बोलते हैं, या फिर जो सीडीपीओ होता है उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है। तो उसी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वही समझना जरूरी है। आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे यूपी पीसीएस का तो बहुत ही लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब आपकी कौन सी डिग्री है, क्या है, ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा गलती हो सकती है। सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे एडीआईओएस है, बीएसए है, तो ये 12 पोस्ट ऐसी हैं, मतलब 12 नंबर ऑफ इन्होंने पोस्ट दी हुई हैं जिसमें डीआईओएस और बीएसए को एक ही माना है। ठीक है, तो वो 12 के बारे में बताऊंगा। 6 पोस्ट इन्होंने जो दी हैं वो अलग से ऐसी पोस्टें दी हैं जिनमें कि आपका इंटरव्यू नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। पीडीएफ मैं आपको इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्वालिफिकेशन जानना ज़्यादा जरूरी है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हालांकि मैंने पहले बता दिया था, 25 तारीख से फॉर्म चालू हो गए हैं और 27/7 तक यानी नेक्स्ट मंथ तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो टाइम काफ़ी मिल रहा है। और कोशिश करना अभी शुरुआत में ही ये फॉर्म भर देना, आने वाले 10-12 दिन के अंदर, लास्ट डेट तक मत पहुंचना। लास्ट डेट में जाके दिक्कतें होती हैं, आप देख ही रहे होंगे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस में क्या हाल हुआ है। पे एग्जाम फीस जो है आप दे सकते हैं 27/7/2026 तक, और करेक्शन 25 से लेकर अगले 3 तारीख जो नेक्स्ट मंथ की होगी यानी 8वें महीने की, तब तक आप करेक्शन भी कर पाएंगे। 125 रुपये देने हैं आपको एप्लीकेशन फीस और 65 रुपये SC ST वालों को, और फिजिकली हैंडीकैप्ड को यहाँ 25 रुपये। कैसे भी जमा कर सकते हैं वो, आप कोई दिक्कत नहीं, QR कोड से हो जाता है, बड़ा आसान है। OTR जरूर कर लेना भाई, OTR बहुत इंपॉर्टेंट है। OTR के बिना फॉर्म नहीं भर पाएंगे, OTR से आपका ही फायदा है। एक बार डिटेल भरनी है उसकी, उसके बाद ऑटोमेटिक जो भी फॉर्म भरेंगे ना आप यूपीपीएससी का, सारी ऑटोमेटिक डिटेल ले लेगा एक क्लिक में। तो दिक्कत आप ही को होती होगी जब बार बार फॉर्म भरते होंगे तो बार बार डिटेल डालनी है, इसलिए कंपलसरी कर दिया उन्होंने। यहाँ पर 21 साल से 40 साल तक एज मांगी गई है और एज को कैलकुलेट किया जाएगा 1/7/2026 के हिसाब से। ठीक है, अगर किसी उसमें आते हैं आप कैटेगरी में, जैसे आप ओबीसी में आते हैं, SC ST में आते हैं, तो फिर आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। जनरल के लिए 40 वर्ष है। 500 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं और ज़्यादातर पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन, और किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई भी डिग्री आपके पास में हो, सबके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लगभग 12 पोस्टों को छोड़कर। अब वो 12 पोस्ट तो आपको जानना जरूरी है, समझ में आपको आई गया है। आपने कोई भी डिग्री की हो, सबके लिए आप SDM बन सकते हैं, आप नायब तहसीलदार बन सकते हैं, DYSP बन सकते हैं। बस DYSP में थोड़ा सा कदकाठी और मांग ली गई है, क्योंकि वो पुलिस की जॉब है, CU जो होता है उसी के लिए। चलो अब हम एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मैं उन पोस्टों की बात करने चल रहा हूँ जो पोस्ट स्पेसिफिक डिग्री के साथ मांगी गई हैं। जिन पोस्टों में ग्रेजुएशन चाहिए उनकी मैं बात नहीं करूँगा, वो पोस्ट फेमस पोस्ट वो सभी हैं जिनमें ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल। ठीक है, जैसे SDM बता दिया, जैसे आप जानते होंगे SDM के बाद नायब तहसीलदार है, जैसे BDO है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं, BDO PCS की जॉब होती है, अच्छी जॉब में से आती है। तो ये जो है किसके लिए, इनमें सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। बट यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, पहली चीज तो, पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। दूसरा आपकी BEd होनी चाहिए, और तीसरा आपकी 3 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके अकाउंट में, गवर्नमेंट के द्वारा
ये सरकार से वित्त पोषित, यानी जैसे एडेड कॉलेज कहते हैं, इंटर कॉलेज होता है ना, उसमें आपका पढ़ा रहे हो 3 साल तक, आपकी लगभग वहां पर सैलरी आई हो, तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल होंगे। प्रिंसिपल के लिए लाजमी भी है 3 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रिंसिपल एक ऐसी पोस्ट है जहां पर आपको टीचिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस उस वातावरण का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस मस्ट रखा गया है प्रिंसिपल में। अब यहां पर जो दूसरी पोस्ट है इसे हम डीआईओएस नहीं एडीआईओएस बोलते हैं। एडीआईएस मतलब सहायक होता है डीआईओएस का। तो ये और बीएसए, इन दोनों में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल। देखो प्रिंसिपल बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री चाहिए, मस्ट है। ठीक है, यहां पर तीनों चीजें मस्ट है। लेकिन बीएसए और एडीआईओएस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपकी बीएड है तो फिर प्रेफरेंस मिलेगी, इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो, एमबीए किया हो, एमटेक किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साथ में बीएड भी कर रखा हो तो प्रेफरेंस मिल जाएगी, बस ये बात है। सीनियर लेक्चरर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड मस्ट है। बाकी अगर एमएड किया होगा तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। पीएचडी इन एजुकेशन किया होगा तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। एमफिल किया हो तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। एमफिल, अब ये मत सोचना कि एमफिल तो बंद कर दी गई है भैया, अब 2030 से अब बंद हो गई है ना। अब ऐसे तो बीएड भी 2030 से बंद हो जाएगी। कहने का मतलब है ये पुराने जो लोग अब तक करते आए हैं उन सब की एमफिल यहाँ पर वैलिड होगी और वो प्रेफरेंस में रखी जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, ये है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जैसे श्रम प्रवर्तन अधिकारी कहते हैं। यहाँ ग्रेजुएशन में या तो इकोनॉमिक्स हो, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, या सोशोलॉजी हो या कॉमर्स हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चाहिए। प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा हो, किसमें, सोशोलॉजी में, कॉमर्स में, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में करते हैं ना जिसको हम पीजीडीएम कहते हैं, या फिर लॉ में। या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, जैसे एलएलएम करते हैं वो हो, या फिर आपके पास में कोई डिप्लोमा हो, सोशोलॉजी में हो, कॉमर्स में हो, वो भी चाहिए। तो मतलब दो चीज़ें यहाँ पर मस्ट हैं, ये प्रेफरेंस वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन में चाहिए प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा चाहिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर बहुत ही बेहतरीन जॉब है ये, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की। इसमें फूड टेक में, फूड टेक्नोलॉजी जो होती है, डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक, एग्रीकल्चर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी या केमिस्ट्री में आपका क्या होना चाहिए, डिग्री चाहिए। क्या चाहिए, डिग्री, यानी ग्रेजुएशन डिग्री। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो जैसे एमएससी इन केमिस्ट्री तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या तो आपने ये कर रखा हो बैचलर डिग्री, किसमें, फूड टेक में, इनमें किसी में भी कर रखा हो, एग्रीकल्चर साइंस में। या अगर ये नहीं कर रखा है तो फिर आपने एमएससी कर रखा हो। जैसे जनरली क्या होता है ना, कुछ लोग एमएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से बीएससी कर लेते हैं। अब इसमें देखोगे ना आप, तो यहाँ पर कहीं भी जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री है नहीं, मतलब वो नहीं है एक स्पेसिफिक। इसमें जैसे पीसीएम वाले जो होते हैं, पीसीएम ये होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, ये वाले होते हैं, पीसीबी वाले होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ग्रेजुएशन में काउंट होंगे। तो यहाँ केमिस्ट्री आ रहा है, प्लस आपने एमएससी किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन के बाद कई बार एमएससी हम कर सकते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर आपको ये एक याद रखनी है फूड सेफ्टी में। अगला है जिला परिवीक्षा अधिकारी। जिला परिवीक्षा अधिकारी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए सोशोलॉजी में और सोशल वर्क में, इनमें से दोनों में से किसी में भी हो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 पोस्ट ऐसी ली गई हैं जिनमें स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत है। ओके, जिला परिवीक्षा अधिकारी जो होता है इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है सहायक नियंत्रक। सहायक नियंत्रक जो है ये भाई, सहायक नियंत्रक, इसके बारे में देखेंगे। ये ग्रेजुएशन इन साइंस, यहाँ पर फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये ऑप्शनल दिया गया है। या तो आपकी ग्रेजुएशन हो साइंस में, फिर आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इन्होंने दूसरी कंडीशन और दी है कि नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी है ना, क ख ग वाली, ये आपकी देवनागरी में आपको ज्ञान होना चाहिए हिंदी का। तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के होते हैं बट हिंदी के ज्ञान नहीं है उनको। मतलब कहने का ये है कि यूपी का अगर आदमी है, कोई भी व्यक्ति यूपी का है तो उसे इस जॉब को पाने में आसानी होगी। अगर कोई दूसरे स्टेट का है तो हो सकता है जैसे महाराष्ट्र का हो तो उसको हिंदी ना आती हो,
तो यहाँ इसी वजह से हिंदी मस्ट रखी गई है। सहायक श्रमायुक्त, इसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बोलते हैं। इसमें हम यहाँ जो मांगा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, कॉमर्स, लॉ, इस तरीके के सब्जेक्ट यहाँ रखे गए हैं। देखो मैंने यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो ज़्यादातर वो सब्जेक्ट हैं जो बहुत फेमस हैं। कुछ सब्जेक्ट मैंने छोड़े भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना नोटिफिकेशन को, ये क्या क्या मांगा, और यही सब पोस्ट हैं इनमें जो मांगा गया। अगर आपकी इनके अलावा कोई डिग्री ऐसी है तब चेक करना है, अदरवाइज चेक करने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर लोग इन्हीं डिग्रियों से होते हैं, या तो सोशोलॉजी से, सोशल वर्क से, या फिर फिजिक्स से। ये जनरल एक मैंने वहाँ पर ली हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विशिष्ट कार्यकारी कार्याधिकारी जिसको बोलते हैं। इसमें ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस जब बीसीए होता है ना उस तरीके से कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, दोनों चलेंगे। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स कर रखा हो और फिर उसके साथ में 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर रखा हो। ठीक है, तो इनमें से कोई एक चीज आपकी चाहिए, प्लस इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कंप्यूटर का एक्सपीरियंस, कहीं भी काम किया हो। ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं दी गई है कि आपने सरकारी दफ्तर में किया हो कि प्राइवेट दफ्तर में, कहीं भी किया हो, दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कंडीशन लगाई नहीं है इन्होंने। अब देखिएगा सहायक अभियोजन अधिकारी। अभियोजन अधिकारी में क्या रखा गया, ये प्रोसिक्यूशन जो ऑफिसर होता है वो है। तो ग्रेजुएशन रखा गया लॉ, यानी एलएलबी आपने किया हो या बीएलएलबी किया हो, दोनों बराबर इसमें होते हैं। बीएलएलबी जानते होंगे ना, जिसमें ग्रेजुएशन और लॉ दोनों शामिल होता है, 5 साल की होती है। बीएलएलबी भी एलिजिबल हैं आप और एलएलबी भी एलिजिबल हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये रखा गया है, ये एक ऑप्शनल चीज है, जनरली सबको आता है ये। 10वां भी हो गया। 11वां देखिएगा, जिसे जिला कार्यक्रम अधिकारी बोलते हैं। ये जो होता है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग होता है, उसमें डीपीओ की पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। एक जिले पर केवल एक ही होता है डीपीओ, बहुत ही अच्छी जॉब होती है। बट इसमें एजुकेशन जो मांगी गई है वो ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी होना चाहिए, या फिर साइकोलॉजी होना चाहिए, या फिर होम साइंस, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर सोशल वर्क। इनमें से कोई भी डिग्री अगर ग्रेजुएशन की आपके पास है तो जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, महिलाएं बहुत होती हैं जो सोशल वर्क या फिर इनसे की होती हैं, जैसे सोशोलॉजी है, होम साइंस है, जनरली महिलाओं के पास ही होता है। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी आप बन सकती हैं, जिले पर केवल एक ही होता है और बहुत बड़ा अधिकारी होता है। इसके बाद है बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, इसको बोलते हैं सीडीपीओ। ठीक है, सीडीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट, मतलब सीडी जो चाइल्ड है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, ये सीडीपीओ जो होता है इसके लिए है। सीडीपीओ भी वही सेम ऐसे ही मांगा गया है, इसमें सोशोलॉजी और होम साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन, मैंने बोला ना ग्रेजुएशन चाहिए, किसी में मास्टर्स चाहिए, तो इनमें ग्रेजुएशन ही काफ़ी है। सीडीपीओ जो होता है इस डीपीओ के अधीन काम करता है। डीपीओ जिला स्तर पर होता है, जिले पर एक होता है, और सीडीपीओ ब्लॉक स्तर पर होता है। यही ब्लॉक स्तर पर जब सीडीपीओ होता है तो आगे सीडीपीओ का प्रमोशन डीपीओ में हो जाता है। ठीक है, तो ये सीडीपीओ के लिए भी एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ये तो रही वो 12 हमने पोस्ट आपको बता दी जिसमें बीएससी और डीआईओएस एक ही में शामिल किए गए। ये रही स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। अब कुछ ऐसी भी पोस्टें हैं यहाँ पर जिनमें जनरल डिग्री तो मांगी है, लेकिन उसमें फिजिकल एबिलिटी भी मांगी गई है, तो शारीरिक मापदंड मांगा गया है। अब आप खुद ही सोचो ऐसी कौन कौन सी पोस्टें हो सकती हैं। वो पोस्ट जो पुलिस की है, जैसे पहले नंबर पर जब कभी भी कोई पोस्ट प्रेफरेंस रखता है इनमें, तो वो पहले एसडीएम को रखते हैं, ये टॉप मोस्ट प्रेफरेंस दी जाती है एसडीएम को। सेकंड नंबर पर अगर एलिजिबल हैं तो दूसरे नंबर पर डीवाईएसपी रखते हैं, जिसे हम सीओ भी बोलते हैं। तो डीवाईएसपी यही जिसे हम पुलिस उपाधीक्षक बोलते हैं, तो ये दूसरे नंबर की रैंक पोस्ट आती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। बट इसमें अगर आप नाटे हैं, कम हाइट है, यानी 165 सेंटीमीटर से कम है, तो फिर आपका हो पाना पॉसिबल नहीं है।
अब हम देखो जनरली भारत इसमें यूपी में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है या तो ओबीसी जनरल या फिर एससी की है। एसटी की जनसंख्या बहुत कम है और उनकी जो हाइट रखी गई है वो 160। किसी भी पोस्ट में आप देखना एसटी की सबसे कम हाइट रहती है क्योंकि इनके कद बहुत कम होते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं एसटी को छोड़कर तो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, डीवाईएसपी के लिए बता रहे हैं। और आपका सीना जो है वो 84 होना चाहिए नॉर्मल, जब आप फुलाएंगे तो 89 हो जाना चाहिए। दौड़ वोड़ कुछ नहीं होगी, ऐसा मत घबराना कि यहाँ पर दौड़ कराएंगे कि जंप कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं। केवल एक फिजिकल दक्षता की आवश्यकता होती है। कहीं ऐसा ना हो कि उनका डीवाईएसपी केवल 4 फुटिया है, ऐसा नहीं चाहिए उन्हें। मतलब एक ऐसा चाहिए जो नॉर्मल रेंज का हो। ठीक है, आप दरोगा का देख रहे होंगे, दरोगा में इससे ज़्यादा हाइट मांगते हैं, 168 मांगते हैं, है ना। एसएससी में जाएंगे तो वहाँ पर 170 हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि हाइट, केवल हाइट चाहिए, बाकी नॉर्मल इंसान चाहिए। अब देखो यहाँ पर वजन का भी लागू होता है। अगर आप एसटी के हैं तो 160, अगर महिला हैं जनरल की, ओबीसी की या फिर एससी की तो 152 सेंटीमीटर चाहिए। एसटी के लिए 147 है। 40 किलोग्राम कम से कम वजन होना चाहिए, ये यहाँ पर रखा गया है 40 किलोग्राम। ठीक है, बाकी इसको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एसटी के लोग आप में से शायद ही कोई होगा। एसटी के लोगों के लिए यहाँ पर 79 सेंटीमीटर का मतलब सीना रखा गया है और फुलाने के बाद 84, मतलब 5 का अंतर आना चाहिए फुलाने के बाद। इतनी बात समझ में आएगी, वजन आपका ज़रूर 40 किलोग्राम होना चाहिए। और 40 किलोग्राम के आप लोगों में तो 60-70 किलोग्राम होगा आराम से, नॉर्मल रेंज यही होती है। अब देखेंगे दूसरा यहाँ पर जो है जिला कमांडेंट होमगार्ड पद है, इसके लिए भी यहाँ पर एक फिजिकल एबिलिटी रखी गई। दौड़ वौड़ कुछ नहीं है, ध्यान रखना। 165 सेंटीमीटर अधिकारी वर्ग की है भाई ये, इसलिए दौड़ वौड़ नहीं कराते हैं। जो भी सैनिक वर्ग होता है जहाँ पर फिजिकल वर्क रहेगा आपका, वहाँ पर दौड़ें करवाई जाती हैं, जंप कराई जाती हैं। ठीक है, अधिकारी दौड़ और जंप करने के लिए नहीं, बल्कि जो दौड़ और जंप उनके सैनिक करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों के पद बनाए गए हैं। बस यहाँ पर एक शारीरिक दक्षता 165 होना चाहिए हाइट, और 84 89 वही चीज़। महिलाओं के लिए 150 79 84 160 84 89। ठीक है, अगर गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र के कोई जनजाति हैं तो पुरुषों के लिए ये यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर अधीक्षक कारागार देखें तो ये जेलर जो होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल जिसको बोलते हैं, ये जेलर के लिए रखा गया है। 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, ऊंचाई। ठीक है, अच्छा। और अगर कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, गढ़वाल से आते हैं तो 163 चाहिए। दरोगा की बराबर यहाँ पर जेलर के लिए हाइट चाहिए होगी। 181.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86.3 सेंटीमीटर फुलाने पर चाहिए। यहाँ पर आंखें जो हैं 6x6 की चाहिए। एसडीएम हो या फिर उनमें उनमें ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है कि साहब आपकी आंखों की जो रोशनी है या फिर दृष्टि है वो इतनी होनी चाहिए, बट यहाँ पर ज़रूर है 6x6 आपकी आंखें होनी चाहिए। चश्मा नहीं लगा होना चाहिए अगर आप जेलर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, आबकारी निरीक्षक पद के लिए भी यहाँ पर वही फिजिकल दक्षता चाहिए। 167 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 81.2 और 86.2। महिलाओं के लिए 147 और महिलाओं के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, 152। यहाँ पर अन्य महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए, अन्य महिला अभ्यर्थी का मतलब कौन कौन सी महिलाएं, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, बस यही है कि 152 उनके लिए दिया गया है। किसके लिए? जनरल के लिए। अगर कोई भी महिला जनरल की और ओबीसी की है तो 152 चाहिए आबकारी निरीक्षक के लिए, और एससी और एसटी के लिए 147 चाहिए। ठीक है, आबकारी निरीक्षक भी एक अधिकारी वर्ग की जॉब है। अब देखो यहाँ पर एक और पोस्ट है जिसका नाम है जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी। ये भी अधिकारी है। पुरुष वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर है। पहाड़ी क्षेत्र का अगर कोई है तो उसे 162.6 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और जनरल और ओबीसी के लिए 167.7 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है? जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, और ये वाली जो है वो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए है। ठीक है, ओके। सीने की बात है तो वहाँ पर वही है कि जनरल के लिए 78.5 है और फुलाने के बाद 83.5, और बिना फुलाए एसटी के लिए यहाँ पर 76.5 और 81.3 फुलाने के बाद। वही महिलाओं के लिए देखें तो हाइट रखी गई है 152 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, लेकिन एसटी के लिए 147 हाइट रखी गई है। किसके लिए है ये? जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए।
अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी भी पोस्टें यहाँ पर शामिल की गई हैं और वो केवल 5 पोस्ट हैं जिनमें केवल और केवल आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू नहीं होना है। तो बिना इंटरव्यू के अगर आप जॉब चाहते हैं और वो भी अधिकारी वर्ग की और वो भी पीसीएस में, तो आपके लिए ये वाला जो मौका है वो अच्छा है। यहाँ पर कोई भी आपका क्या नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। देखो भाई, पहली जो पोस्ट है उसका नाम है व्यवस्थापक। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डिग्री तथा होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 वर्षीय डिग्री तथा उसके साथ होटल मैनेजमेंट कर रखा हो, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। क्वालिफिकेशन देखो, ये जो चीज़ है ना, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा, ये तो अधिमान है, प्रिफरेंसिबल सब में है। ये चाहे एसडीएम बनो, नायब तहसीलदार बनो, बीडीओ बनो, सब में है। ये मैं तो बताने की जरूरत नहीं थी, ये सभी के लिए। एनसीसी अगर का बी प्रमाण पत्र है तब भी आपको अधिमानी अर्हता में आता है। ये तो सभी जॉबों में होता है, इसी में नहीं है। किसी में भी आप भरेंगे तो वहां पर इनको प्रेफरेंस दी जाती है। जिन्होंने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट ले रखा हो, 2 साल कम से कम नौसेना इसमें प्रादेशिक सेना में सेवा दे रखी हो, उनके लिए। अगर यहाँ पर देखें, लेखा एवं संपरीक्षा अधिकारी जो है मंडी परिषद, इसके लिए किसी एक विषय में लेखा शास्त्र साहित्य में, वाणिज्य मतलब कॉमर्स में के साथ आपने स्नातक कर रखा हो, ग्रेजुएशन। और किसी भी लेखा कार्य का, आपको किसी भी डिपार्टमेंट का लेखा कार्य का कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेखा परीक्षा और लेखा में उच्च अर्हता की को वरीयता दी जाएगी। अब इसकी जांच तो नहीं करेंगे, बट आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट होगा तो उससे आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे तीसरा है हमारा विपणन अधिकारी। इसको विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग ऑफिसर है। ये मार्केटिंग इंस्पेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। मंडी परिषद में मार्केटिंग इंस्पेक्टर जो है वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 4200 ग्रेड पेपर लिया जाता है, वो अलग है। वो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की जॉब है। बट यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो अधिकारी है, तो मार्केटिंग ऑफिसर है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, साइंस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रखी हो। अगर उसके साथ आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी होगी ना, सेम एग्रीकल्चर से या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग से, तो फिर आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, इंटरव्यू नहीं होगा। और किसी भी मान्यता प्राप्त से आपने एमबीए कर रखा होगा तो भी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगी, एमबीए कर रखा होगा तो। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब प्रेफरेंस की बात है। आप ये मत समझना कि ग्रेजुएशन किससे कर रखा है, ग्रेजुएशन में आपका इनमें से सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर एमबीए भी कर रखा होगा तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगला है सचिव श्रेणी मंडी परिषद। यहाँ पर सचिव की श्रेणी है वही एग्रीकल्चर, सेम यहाँ पर वो मांगी गई है जैसा कि विपणन अधिकारी में थी। बट यहाँ पर आपको सेम क्वालिफिकेशन के साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है कृषि या फिर मार्केटिंग, एमबीए, इन सब में, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। दोनों में प्रेफरेंस है, विपणन अधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर और यहाँ पर सेक्रेटरीट, सचिव में, सेक्रेटरी में। लेखा एवं वित्त अधिकारी जो है नगर विकास विभाग के लिए, यहाँ पर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर फाइनेंस में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर आपने सीए कर रखा हो या फिर कॉस्ट कंसल्टेंट अकाउंटेंट आप रहे हो, सीएफए कर रखा हो, इनमें से कोई भी कर रखा हो तो आपको क्या मिलेगा, इनमें से चाहे तो ग्रेजुएशन चाहे फिर आपने सीए। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे आपने कोई मानो आपने कोई ऐसी ग्रेजुएशन डिग्री की है, उसके बाद फिर आपने सीए कर लिया तो सीए भी एलिजिबल होगा। ठीक है, चाहे आपके पास अर्थशास्त्र ना रहा हो। आपने अगर 2 साल तक प्रादेशिक सेना में सेवा दी हो या फिर आपके पास में बी सर्टिफिकेट हो तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये वो पांच पोस्ट हैं जिनमें कि आपके बिना इंटरव्यू के आपको इनमें पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये भी 5 रही और मैंने यहाँ पर लगभग सब चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी आपका अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या है, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है। फिर जब मेंस देने जाएंगे तो वहां पर किस सब्जेक्ट को कितने नंबर का पूछा जाएगा और उसका नेचर क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा या डिस्क्रिप्टिव रहेगा, उस तरीके से सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे चैनल के साथ में आप बने रहिएगा।
टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, जो सारी डिटेल आपको उसी जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी अगर कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि उसको कमेंट में ही आपको जवाब दे दूं, और साथ ही साथ नेक्स्ट जब कोई वीडियो आएगा तो उसमें भी मैं उसका जिक्र कर लूंगा। आप अपना बात ध्यान रखें, फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है, किसी में कोई दिक्कत हो तो कमेंट, नहीं तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड गुड लक।